एक ट्रांजैक्शन को इन डिटेल देख रहे होते हैं, ठीक है। सेकंड होती है कंट्रोल टेस्टिंग स्ट्रेटजी। ये क्या होती है? व्हेन यू यूज कंट्रोल टेस्टिंग, you do a thorough audit of a client's internal control, so you can limit the amount of substantive testing you have to do if you find that internal control are strong in some department. अच्छा, कंट्रोल टेस्टिंग आप ये समझ लें कि इसमें आप ऑडिट का कंट्रोल कर रहे थे, ऑडिट को लिमिट लगा रहे हैं। सब्सटेंटिव में क्या होता है कि आप इन डिटेल हर एक ट्रांजैक्शन को चेक करते हैं, ठीक है। जबकि कंट्रोल टेस्टिंग में क्या होता है, आप पहले उस बिजनेस के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को ऑडिट कर लेते हैं सिंपली, ठीक है। जब आप उसका ऑडिट कर लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि इस बिजनेस के इस पर्टिकुलर फंक्शन में जो है चांसेस ऑफ एरर हो सकते हैं। फिर आप क्या करते हैं, सिर्फ उस एरिया में जाके जो है वो ऑडिटिंग परफॉर्म कर लेते हैं। अदरवाइज अगर आप देखते हैं कि इसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ठीक नहीं है, जब आप प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग करते हैं उसकी, जब आप देखते हैं कि इसका तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ही ठीक नहीं है, तो आप सिंपली कंट्रोल स्ट्रेटजी को छोड़ के सब्सटेंटिव स्ट्रेटजी पे जाते हैं, जिसमें आप हर एक ट्रांजैक्शन को जो है वो ऑडिट करते हैं, ठीक है। तो ये अब आपको समझ आ गई सब्सटेंटिव स्ट्रेटजी की। सब्सटेंटिव क्या होती है और कंट्रोल क्या होती है। कंट्रोल में बेसिकली आप ऑडिट का कंट्रोल कर रहे हैं, उसको लिमिट लगा रहे होते हैं, बजाय कि सारी की सारी ट्रांजैक्शन हर एक डिपार्टमेंट को ऑडिट करें। आप पहले उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को ऑडिट करते हैं कि वो किस तरह का कैसे काम कर रहा है, उसमें कोई इश्यूज तो नहीं है। अगर आप उससे आपको पता लग जाता है कि एक इस बिजनेस के फलां जो
डिपार्टमेंट है वहां पर वहां पर इशू हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर एक ही बंदा मुख्तलिफ ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है मिसाल के तौर पे। तो आप पर्टिकुलरली उसी डिपार्टमेंट में जाके थॉरली ऑडिट करते हैं बजाय कि आप पूरे बिजनेस को ऑडिट करें, ठीक है। तो इसलिए इसे कंट्रोल टेस्टिंग कहते हैं, क्योंकि आप इसमें ऑडिट को कंट्रोल कर के चलते हैं, उसको लिमिट लगा के चलते हैं, ठीक है। अब कंट्रोल टेस्टिंग जो होती है इसको रिलायंस स्ट्रेटेजी भी कहते हैं। क्यों रिलायंस स्ट्रेटेजी कहते हैं? क्योंकि इसकी बेस पे आप एक बिजनेस की स्टेटमेंट्स पे रिलाई कर रहे होते हैं, ठीक है। कंट्रोल स्ट्रेटेजी आप देखते हैं कि इनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ठीक है, सिर्फ एक जो या दो जो हिस्से हैं, फंक्शंस हैं, वहां पर इश्यूज हो सकते हैं। तो बेसिकली आप बाकी के हिस्सों पे जो है वो ट्रस्ट कर रहे होते हैं कंपनी के, ठीक है, उन पे रिलाई कर रहे होते हैं आप। अभी कैसे पता लगेगा कि आपके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी बेहतर है, आपने सब्सटेंटिव करनी है या कंट्रोल करनी है? देखें, जब आप प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग करेंगे, जैसे कि अभी हम बात कर चुके हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस बिजनेस का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किस तरह का हो सकता है, ठीक है। अगर आपको प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग से लगता है कि इस बिजनेस का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बेहतर है, तो आप क्या करते हैं, आप कंट्रोल स्ट्रेटेजी पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कंट्रोल सिस्टम तो बेहतर है, इसका मतलब है इंफॉर्मेशन सही तरह से मिल रही होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तरह बन रही होंगी, ठीक है। तो उसमें आप सिर्फ इंटरनल कंट्रोल को ही ऑडिट करके देख लेते हैं कि उसमें क्या कमी है, उसमें किस फंक्शन में कमी है, आप सिर्फ उस खास फंक्शन का जाके ऑडिट कर लेते हैं, ठीक है। जबकि लेकिन अगर आप देखते हैं प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग से कि यार इस कंपनी का तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ही ठीक नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आप इंटरनल कंट्रोल को ऑडिट ही नहीं करते, उसको देखते ही नहीं कि वो क्या है कैसा है, क्योंकि आपको आइडिया हो गया उसका कि ये ठीक नहीं है। तो आप सिंपली थॉरली उसको ऑडिट करते हैं, सब्सटेंटिव ऑडिट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज है कि बाजू का ऐसे होता है कि सब्सटेंटिव और कंट्रोल टेस्टिंग दोनों एप्लीकेबल हो जाती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद अच्छा, अब हम देखते हैं कि टेस्टिंग ए क्लाइंट्स रिलायबिलिटी, असेसिंग इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर। अब आप क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल का जो प्रोसीजर है उसको असेस कर रहे हैं, उसका अंदाजा लगा रहे हैं कि वो किस तरह का है, ठीक है। अब जब आप किसी क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को असेस कर रहे होते हैं, उसका अंदाजा लगा रहे होते हैं, तो उसमें कुछ खास चीजों को मद्देनजर रखना पड़ता है। पहली चीज क्या है, कंसिडरिंग एक्सटर्नल फैक्टर, कि क्या you need to uncover as much as you can about environmental and external influences that may affect the company। आप देखते हैं कि क्या कोई ऐसे फैक्टर तो नहीं है जो कंपनी के बिजनेस पे अफेक्ट कर रहे हैं, कोई स्टेट ऑफ इकोनॉमी या चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कोई लॉज एंड रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपका बिजनेस जो भी प्रोडक्ट बना रहा है, गवर्नमेंट ने लॉ निकाल लिया है या रेगुलेशन निकाल ली कि ये प्रोडक्ट अब आप नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो जाहिर है ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है जिसका आपके उस बिजनेस पे इम्पैक्ट हो रहा है, जिसका आप ऑडिट करने जा रहे हैं। तो आप इस तरह की चेंजेस देखते हैं कि क्या कोई ऐसी चेंजेस तो नहीं आ रही एक्सटर्नली जिनका बिजनेस पे इम्पैक्ट है, ठीक है। अगर उनका बिजनेस पे इम्पैक्ट है तो आप डायरेक्ट आपको आइडिया हो जाता है कि यार मैंने इस चीज को जाके कंफर्म करना है कि क्या पहले वो इस पर अमल दरामद कर रहे हैं, इसके मुताबिक उन्होंने चेंजेस की भी हैं या नहीं की हुई, ठीक है। अगर नहीं की हुई तो सिंपली आपको आइडिया हो जाएगा कि इनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ठीक नहीं है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि उस बिजनेस के जो मैनेजमेंट है वो आपको कंफर्म करेगी कि ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है ये चेंजेस आई हैं एक्सटर्नली, लेट्स से रेगुलेशंस में, रूल लॉज में चेंजेस आई हैं और हमने अपने बिजनेस में इसके मुताबिक चेंजेस कर लिए, वो उसके आपको प्रूफ देगा, देन आपको उसका आइडिया हो जाएगा उसके बारे में, ठीक है, आप उसका अंदाजा लगा लेंगे। देन आप देखेंगे पहला तो हो गया एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है, कि उसको किस तरह कंसीडर करना है आपने इसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करते हुए। देन है जी evaluating how management assess its controls, कि मैनेजमेंट जो है वो अपने कंट्रोल का खुद से एवेल्युएट कैसे कर रही है। देखें, जो पब्लिक ट्रेडेड कंपनीज होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी होती है कि वो अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की सेल्फ असेसमेंट करें, खुद से अंदाजा लगाएं। क्यों? क्योंकि पब्लिक कंपनी जो होती है वो सिर्फ दो चार लोगों की नहीं होती, उसमें जनरल पब्लिक या जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका भी इंटरेस्ट शामिल होता है, ठीक है। तो उन सबके इंटरेस्ट को, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस में, उन सबके इन्वेस्टमेंट को जो होता है उनकी केयर करने के लिए, उनकी सेफ्टी के पर्पस के लिए आप एक बिजनेस में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बना लेते हैं। अब बनाने के बाद इसकी असेसमेंट भी जरूरी होती है और जो पब्लिक कंपनीज होती हैं वो इसको खुद से असेस करती हैं, इसे आप कहते हैं
रिटन सेल्फ असेसमेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो कंपनी खुद से अपनी असेसमेंट कर रही होती है, ठीक है। अब इसको कैसे वैल्यूएट करते हैं आप? जब कंपनी खुद से अपने बिजनेस की इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की असेसमेंट कर रही होती है, अंदाजा लगा रही होती है, ठीक है, तो आपको वहां से भी आइडिया हो जाता है उसको पढ़ के कि इस बिजनेस में इस एरियाज में इश्यूज हैं, ठीक है। क्योंकि जाहिर है अगर मैनेजमेंट अपने बिजनेस की असेसमेंट कर रही है तो उस असेसमेंट में भी उन्हें पता लग ही जाएगा कि किन एरियाज में इश्यूज हो सकते हैं, कहाँ पर एरर या फ्रॉड हो सकते हैं। तो आपको वहां से भी अंदाजा हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर बिजनेस में किन एरियाज में एरर हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसमें भी कि जो सेल्फ असेसमेंट डॉक्यूमेंट होता है इनका, ये जो हमने भी बात की कि कंपनी सेल्फ असेसमेंट करती है अपने कंट्रोल सिस्टम की, तो इस कंट्रोल सिस्टम में किन चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता है? एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट शुड टेक ए क्लोज लुक एट द कंट्रोल फॉर सिग्निफिकेंट अकाउंट, कि जो सिग्निफिकेंट अकाउंट्स हैं, मतलब जहां पर ज्यादा अमाउंट की ट्रांजेक्शन हो रही हैं, ठीक है, जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा अमाउंट की ट्रांजेक्शन हो रही हैं, जहां कैश ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, वहां पर ज्यादा जो है मैनेजमेंट उसको कंट्रोल रखती है वहां उन पर्टिकुलर एरियाज में, ठीक है। एक तो ये चीज है कि मैनेजमेंट को जो आपके सिग्निफिकेंट अकाउंट्स हैं उन एरियाज में उन अकाउंट से रिलेटेड क्लोजर लुक रखनी चाहिए, ठीक है, वहां पर ज्यादा बेहतर कंट्रोल जो है वो मेंटेन करने चाहिए। देन अगर एक बिजनेस जो है वो डिफरेंट लोकेशंस पर काम कर रहा है, सेल्स कहीं और से हो रही हैं, लेट्स से परचेजेस कहीं और हो रही हैं, प्रोडक्शन कहीं और हो रही है, इन्वेंट्री कहीं और रखी हुई है, तो इस सूरत में जो कंपनी होती है, जो मैनेजमेंट होती है, उनको ये देखना चाहिए कि कहाँ पर किस एरिया में ज्यादा जो है वो सिग्निफिकेंट जो ट्रांजेक्शन है वो हो रही हैं, कहाँ पर एरर के चांसेस ज्यादा हैं। तो फिर क्या करती है वो मैनेजमेंट, उस जगह पर चेक एंड बैलेंसेस मेंटेन करती है, ठीक है, उसको कंट्रोल करती है, मॉनिटर करती है, और अगर कुछ चेंजेस रिक्वायर होती हैं तो उनमें वो चेंजेस लेकर आती है, ठीक है। इसी तरह मैनेजमेंट शुड असेस द डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स कंट्रोल। अब मैनेजमेंट जो होती है वो अपने इन कंट्रोल सिस्टम का डिजाइन चेक करती है, ठीक है, वो उन्होंने किस तरह से उसको डेवलप किया हुआ है। देन उसकी इफेक्टिवनेस चेक करती है कि ये इफेक्टिव भी है या नहीं है, क्या जो हमने अमल दरामद किया है, जो हमने ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, क्या इससे फायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। हम जो चाह रहे थे कि एरर और फ्रॉड ना हो, क्या इससे रुक रहे हैं या नहीं रुक रहे, ठीक है। तो मैनेजमेंट उसकी बेसिकली उसको असेस भी कर रही होती है साथ साथ। अब ये तो हो गया कि सेल्फ असेसमेंट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है, मैनेजमेंट की से रिलेटेड। अब उनको अब उससे आप कैसे असेस करेंगे, उसको रिव्यू कैसे करेंगे? ये तो आपने देख लिया कि सेल्फ असेसमेंट में क्या चीजें होती हैं। अब आप उस सेल्फ असेसमेंट से किस तरह से फायदा उठा सकते हैं? अभी जैसे हमने बात की, जब सेल्फ असेसमेंट होगी तो वहां से आपको एरियाज आइडेंटिफाई हो जाएंगे, ठीक है। कौन से एरियाज आइडेंटिफाई होंगे? जहां पर चांसेस ऑफ एरर हो सकते हैं ज्यादा, ठीक है। तो जब चांसेस ऑफ एरर ज्यादा हो सकते हैं, उन एरियाज की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, तो आप क्या करते हैं, जब आप ऑडिट प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हमने किस तरह से ऑडिट परफॉर्म करना है, किस एरिया पे ज्यादा फोकस करना है, तो आप इन दोनों को इंटरलिंक कर लेते हैं कि मैनेजमेंट की सेल्फ असेसमेंट कह रही है कि हमारे जो इन्वेंट्री का सेटअप है, जो हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, वहां पर एरर के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो जब आप ऑडिट की प्लानिंग करते हैं इसी कंपनी की, तो आप इसकी असेसमेंट से देख लेते हैं कि यार हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वहां पर भी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, देन इंटरनल कंट्रोल को वैल्यूएट करने के लिए आप क्वेश्चन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है वो बेसिकली आपके दो तरह के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन होता है क्रिएटेड बाय योर सीपीए फर्म एंड गिवन टू द क्लाइंट कंसिस्ट ऑफ यस एंड नो। आपकी जो फर्म है वो एक क्वेश्चनर तैयार करके देती है, ठीक है। जो क्वेश्चन जो है वो कंपनी के एम्प्लॉयज से शेयर किया जाता है और वो उसको फिल करते हैं। मिसाल तौर पर उसमें यस नो की ऑप्शन हो सकती है, डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। ये इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन है जो आपकी ऑडिट फर्म जो है वो उनको दे रही है कंपनी के एम्प्लॉयज को। क्यों? ताकि आप उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को जान सकें। अब ये परचेजेस एंड ट्रेड पेबल से रिलेटेड है, ठीक है। आर प्री नंबर्ड परचेजेस ऑर्डर यूज्ड एंड आर दे अप्रूव्ड बाय एन ऑफिसर और ऑनर, कि क्या जो है परचेज ऑर्डर जो है वो प्री नंबर्ड है
उन पे नंबरिंग हुई भी है कि किस हिसाब से परचेजिंग की जा रही है, देन कोई ऑफिसर या कोई ऑनर उसे अप्रूव भी कर रहा है या वैसे ही परचेजिंग की जा रही है, परचेज ऑर्डर दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अब आप जो एरिया आइडेंटिफाई करते हैं कि यार इस एरिया में इश्यूज हो सकते हैं, आप उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन तैयार करके वो एम्प्लॉय से फिल आउट करवा सकते हैं, ठीक है। देन सेकंड जो होता है, अच्छा इसमें आपको एक और चीज पता लगती है फर्स्ट क्वेश्चनर में कि किन एम्प्लॉयज की बेसिकली क्या ड्यूटीज क्या हैं, ठीक है, ताकि अगर आपको ऑडिट के दौरान क्वेश्चंस करने हो तो आपको पता हो कि इस पर्टिकुलर फंक्शन में ये बंदा, इस नाम का बंदा ये चीज परफॉर्म कर रहा था, ताकि आप उसके पास जाकर उसी से वो रेलेवेंट क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। देन सेकंड होता है आपका अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट होता है। सेकंड क्वेश्चन है विच यू फिल आउट डॉक्यूमेंट योर understanding of the client's control environment, ठीक है। it covers topics it covers topics such as client's commitment to competence, ठीक है, the assignment of authority, responsibilities, human resources policies and procedures। इसमें सेकंड डॉक्यूमेंट जो होता है उसमें बेसिकली आप अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कि आपकी ओवरऑल उस बिजनेस से रिलेटेड क्या अंडरस्टैंडिंग है, लेट्स से उनकी उस बिजनेस की कॉम्पिटेंस की कमिटमेंट किस तरह की है, ठीक है, उसमें अथॉरिटी को किस तरह से असाइन किया गया है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसीज क्या हैं, प्रोसीजर्स क्या हैं। तो इस सेकंड क्वेश्चन में आप इन सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करते हो। ये डॉक्यूमेंट जो होता है उस पूरे बिजनेस से रिलेटेड एक ओवरव्यू दे रहा होता है, ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा होता है। अब ये जो हमने बात की थी कि आप इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट कर सकते हैं थ्रू क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को डिजाइन कैसे किया जाता है, उसमें क्या चीजें जरूरी होती हैं जब आप उसको डिजाइन करने जा रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने जो होता है क्लाइंट से बात करते हैं, ठीक है, ये चीज हम बार बार देख चुके हैं। जब भी एक बिजनेस के बारे में जानना होता है तो पहले उस क्लाइंट से या उसके ऑनर से या जो मेन जो टॉप मैनेजर्स होते हैं आप उनसे डिस्कस करते हैं उन चीजों के बारे में, ठीक है। यहाँ से आपको पता लग जाता है उस बिजनेस के बारे में, ठीक है, कि उनकी स्किल्स किस तरह की हैं, उनकी कॉम्पिटेंसीज किस तरह की हैं, ठीक है। देन उसके अलावा आप क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन से, सोर्स डॉक्यूमेंट्स, उनकी इनवॉइसेस, उनके पेपर वर्क्स, यानी कि जो सेल्स कर रहे हैं वो उसकी इनवॉइसेस को किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड कहाँ पर रखा हुआ है, किस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, वो उन पे नंबरिंग है या नहीं है। इस तरह कोई और लोन पेपर वर्क्स हैं, कोई और फर्दर डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्होंने किस तरह से उनको मैनेज किया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं। इन चीज़ों को क्या फ़ायदा होगा, जब आप टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे तो आप यहाँ से आपको भी एरियाज आइडेंटिफाई हो जाएंगे और इसकी बेस पे आप क्वेश्चंस डाल देंगे उसमें, ठीक है। देन ऑब्जर्विंग क्लाइंट क्या होता है, आप उनको जाकर ऑब्जर्व करते हैं, चेक आउट योरसेल्फ हाउ द कंपनी ऑपरेट्स यू, फॉर एग्जांपल you observe the procedure for opening mail and processing cash receipts to test operating effectiveness of control over cash receipts। आप जाकर देखते हैं, विजिट करते हैं कि उनका मिसाल के तौर पे कैश रिसीट्स जो प्रोसीजर्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उन पे जो उन्होंने कैश रिसीट्स पे कंट्रोल सिस्टम लगाया हुआ है वो किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। जब आप मुख्तलिफ चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे बिजनेस में जाके तो आप वहाँ से भी आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा उनके एरियाज जहाँ पे एरर या फ्रॉड हो सकते हैं। Then conducting walkthroughs, a walkthrough refer to, walkthrough क्या होता है, refer to tracing a transaction from the original document to where the audit includes it in the financial statement। वॉक थ्रू में बेसिकली एक ट्रांजैक्शन को शुरू से एंड तक देखा जाता है कि वो ट्रांजैक्शन शुरू कहाँ से हुई, ठीक है, यानी कि उसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, अगर वो चीज परचेज हुई थी तो उसका परचेज ऑर्डर कहाँ है, परचेज इनवॉइस कहाँ है, उसको ट्रांजैक्शन उसकी किस तरह से की गई, देन उसको किस तरह से मैनेज किया गया, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली वॉक थ्रू जिसमें एक ट्रांजैक्शन को शुरू से आखिर तक एंड तक देखा जाता है। देन डूइंग री परफॉर्मेंस सिंपली ये होता है कि आप जो है वो एक ट्रांजैक्शन को या एक जो उन्होंने वैल्यूएशन की है उसको रीपरफॉर्म करते हैं, खुद से परफॉर्म करके देखते हैं। लेट्स से आप ये देखते हैं अगर उन्होंने डेप्रिसिएशन निकाली हुई है तो आप उस डेप्रिसिएशन को दोबारा से कैलकुलेट करके देख सकते हैं, रीपरफॉर्म कर सकते हैं कि क्या वाकई डेप्रिसिएशन निकालने से यही वाले फिगर आते हैं जो जो उन्होंने निकाले हुए हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये पांचों चीज़ें
क्लाइंट से बात करते हैं जब आप, ठीक है, उनके सोर्स डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, ठीक है, उनको ऑब्जर्व करते हैं, वॉक थ्रू करते हैं, देन री परफॉर्मेंस करते हैं। इसके थ्रू इन चीज़ों को बेस बनाकर आप अपने टेस्ट कंट्रोल को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, कि आपने जो बेसिकली क्या कहते हैं, जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को टेस्ट करना है वो किस तरह से करना है, किस बेस पे करना है, ठीक है, किन एरियाज पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है जी, अभी तक हमारा टॉपिक यहीं तक है। एक चीज़ देख लें कि ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो ये इंटरलिंक्ड हैं, ये आपस में काफ़ी ज़्यादा लिंक कर रहे होते हैं, ठीक है। इनको आप समझें और इनकी एग्जांपल साथ लिखी हुई हैं, वो एग्जांपल्स पढ़ें। फर्दर अगर आपको कोई क्यूरी होती है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं डिस्कशन सेशन में, ठीक है। थैंक यू सो मच।